हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीडर्स प्लेस में। माई सेल्फ कमल। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। ठीक है, यूपीएससी जो मेन प्रीलिम्स रहेगा उसके लिए ये कोर्स है। ठीक है, और तो और जो ये हैंड आउट है ये मुनराल सर के हैं। मुनराल सर जो मतलब एन अकेडमी पढ़ाते हैं, ये जाने माने टीचर हैं, तो आपको लगभग लगभग पता ही होगा। अगर किसी ने पहले भी मुनराल सर के हैंड आउट्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो मैं उसी से करवा रहा हूँ। जस्ट पीसीबी 12 है, ये स्टार्ट हुआ है। तो आज 16 अगस्त है। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं। तो मे बी हम 4 to 5 क्लासेस के अंदर, ठीक है, पिलर 1A1 जो होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। ये पहले बता देता हूँ, ये जो होगा टोटल जो कोर्स है वो टोटल 6 पिलर्स के अंदर होगा। ठीक है, वो 1 to कितने 6 पिलर्स के अंदर ये क्या होगा, डिवाइड होगा। आगे इनका भी सब डिवीज़न होगा, A B C, A 1A1 1AB। तो इस तरह से आगे सब डिवीज़न होगा, उसके हम देखते रहेंगे जैसे जैसे होता रहेगा। तो आज हम कौन सा पिलर स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पिलर 1A1। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया किसके लिए है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 2026 पे लिए है, पीसीबी 12 बैच। ठीक है, और पिलर 1A1 मनी बाटर टू बिटकॉइन। ठीक है, ये इसका है नाम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना रहता है, क्या कुछ है। मैं पहले ही बता दूं, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत रहता है। इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि आप अराउंड राउंड देखोगे इकोनॉमिक्स के एवरी ईयर 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एवरी ईयर। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी का भी वेटेज लगभग इतना ही रहता है। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अगर आप इनको ढंग से करके जाते हैं तो आपके मान के चलो 50 to 60%, 50 to जो 60% है आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। लगभग लगभग आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप में से हर कोई 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ठीक करेगा ही। तो अराउंड अराउंड तो 15 मतलब 60 मार्क्स के करीब करीब जो होते हैं, ये आप अकेले पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स इन दोनों से स्कोर कर सकते हो। मतलब आप देख रहे हो, आपको स्कोर करने हैं 90 to 80 to 90 मार्क्स। ठीक है, और उसमें से अकेला पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, वही आपको 60 मार्क्स क्या है करवा रहे हैं। तो आपको बाकी में हिस्ट्री में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में, ठीक है, और इसके बाद में साइंस एंड टेक में, ठीक है, इनके अंदर टोटल कितने मार्क्स लेने हैं? 30 मार्क्स। तो आई थिंक इतना कर सकते हैं हम, कोई बड़ी मतलब ऐसे महाभारत नहीं है। ठीक है, आपको 15 15 क्वेश्चन करीब करीब करने हैं इनके अंदर, ठीक है, और वो हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे अभी किसके लिए कोर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया, ओनली प्रीलिम्स रिलेटेड है। ठीक है, ओनली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। थ्योरी होगी, करंट अफेयर होगा, एनसीईआरटी होगी, बजट होगा, इकोनॉमिक्स सर्वे होगा, और पीवाईक्यूज वगैरह हम सब कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, मेंस का क्या रहेगा इसमें? मेंस का होगा नहीं, मेंस का कुछ नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई सीन नहीं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, मिथ क्या है इसके इकोनॉमिक्स के लिए? हैंड आउट बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो यार हैंड आउट लंबे है तो सीधी सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स है, अकेले कितनी वेटेज रखी है? अकेले 20 क्वेश्चन की मतलब 40 मार्क्स की अराउंड अराउंड ये वेटेज रख रही है। अराउंड अराउंड हर साल 35 to 40 मार्क्स, मतलब 35 तो नहीं कहूँगा मैं, 30 to 40 मार्क्स मान के चलिए। ठीक है, अकेला किससे आएगा? अकेला आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज है, और लेने कितने हैं? टोटल 90 मार्क्स, मतलब 30% का अकेला वेटेज इकोनॉमिक्स लेके बैठा है आपके। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्या, चाहे 1100 पेज का हैंड आउट हो, चाहे 1200 पेजेस का हैंड आउट हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो। इसके बाद में क्या है, पीसीबी, मतलब अब हम देखते हैं। ठीक है, आगे अब हम इसके अंदर 2024 का देख लेते हैं। जैसे 2024 में देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो लगभग लगभग पिलर 1 है, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। आप पिलर 1A1 नहीं देख लीजिए, ई रूपी बाई आरबीआई, उससे पहले क्या आया, उससे पहले भी आया। 2021 में कुछ भी नहीं पूछा, 2020 में पूछा, मतलब लगभग हर साल आप देखोगे। ये देखो, पिलर 1 के ये चल रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये देखो,
हर साल इवन क्वेश्चंस रहते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है पिलर वन। तो मैं एटलीस्ट ये कहूँगा, क्योंकि यहीं से 6 to 7 क्वेश्चन अराउंड अराउंड एवरी ईयर है। तो पिलर वन से आप लगभग 6 to 7 क्वेश्चन कह रहे हैं, और बाकी पिलर से आप ये मान के चलिए अराउंड अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा वेटेज है पिलर वन का ही। अब आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर मेंस के लिए क्या सीन है। जो ये पिलर वन है ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल है, मेंस के लिए कम यूज़फुल है। पिछले 2 सालों से आप देखो एक भी क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पिलर का भी क्या है, सेकंड लोएस्ट है। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिफ्थ पिलर है उसके बाद में। तो क्या सीन है, आप इसके अंदर देखो कोई खास जो इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे। कोई 15 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ लिया आप, पिछले 2022 में तो आया ही नहीं था। ठीक है, अभी 2024 का आएगा, उसके बाद में अपने एनालिसिस एक बार फिर से देख लेंगे कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद में आप देखो ये थर्ड वाला है, उसमें भी लगभग सेम ही रहेगा आपको। देखिए कितने वही मतलब मार्क्स से, जब आप 2000 इसके अंदर देखिए 18 से। जबकि आप प्रीलिम्स में देखोगे वहीं 2024 में 10 क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से आए हैं पिलर वन से। जबकि सेकंड से आए हैं नहीं, सेकंड से इतने नहीं है, तो सेकंड इतना वेटेज रखता नहीं है। ठीक है, जबकि आप थर्ड पिलर से देखोगे प्रीलिम्स में हर साल पहले क्या थे, 2019 के अंदर 2018 में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 7 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर 2020 में 7 क्वेश्चन पूछ लिए। इस तरह एक दो तीन, एक तीन, एक पाँच, मतलब यहाँ पे अराउंड अराउंड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एवरी ईयर मिलेंगे। ये पिछले साल कम आ गया, बट एवरी ईयर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप पिलर फोर देखोगे तो यहाँ से काफ़ी आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर लास्ट ईयर मतलब 2024 के अंदर इस ईयर ही ठीक कितने 5 क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे। उससे पहले भी 4 क्वेश्चन है, उससे पहले भी 4 क्वेश्चन है, तो अराउंड अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन की एवरेज है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर देखोगे तो ये मेंस के लिए भी बहुत यूजफुल है। 110 मार्क्स के सीधे सीधे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के अंदर। जीएस पेपर 1 2 3 के अंदर आप कुल मिला के देखोगे तो 110 मार्क्स का सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वहीं आप इसके अंदर देखिए पिलर 5 के अंदर, तो वही आपको देखिए अराउंड अराउंड कम है यूजफुल। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। पिछले साल मतलब जस्ट आप लास्ट ईयर देखोगे तो सिर्फ एक ईयर, मतलब इस ईयर 2024 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। उससे पहले 4 क्वेश्चन आए, तो अराउंड अराउंड यहाँ से मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट ही है ये भी, इतना तो मेंस के अंदर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि आप तीसरा सिक्स पिलर देखोगे, सिक्स पिलर पे ठीक ठाक वेटेज रखते हैं। 2000 मान के चलिए ये 19 20 21 इसके अंदर इनसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। देखोगे, देख रहे हो। जबकि इस 2023 के अंदर या 2023 के अंदर क्या हुआ, 2 क्वेश्चन और फिर सीधे 3 क्वेश्चन। जबकि ये मेंस के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, सीधा 95 के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो मेंस के लिए आपको एक तो पिलर फोर और एक पिलर सिक्स ये अच्छे से तैयार करना है। और जबकि प्रीलिम्स के लिए तो सारा ही पढ़ लो तो ही अच्छा है, बट पिलर वन तो जो है ना वो अच्छे से, मतलब पूरा मुंह पे आपको हैंड आउट याद होना चाहिए अगर कोई कुछ भी पूछ ले। ठीक है, इस लेवल का पढ़ के जाना। तो स्टार्ट करते हैं पिलर वन का। पिलर वन का कौन सा है, 1A1। ठीक है, क्या है, मनी बार्टर टू बिटकॉइन। मनी के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बार्टर से लेके बिटकॉइन तक हमने कैसे सफर करता है, क्या कैसा कुछ है क्या है, ये देखते हैं। बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेज। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मैं मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता ही होगा, बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते हो। जैसे मैंने टमाटर के बदले में आप मान लो राइस ले लोगे। ठीक है, या फिर राइस के बदले में आप मान लो कि वीट ले लोगे, या फिर वीट के बदले में आप मान लो ओनियन ले लोगे। ठीक है, इस तरह ये बार्टर सिस्टम है, चीज़ के बदले में चीज़ ली जाएगी। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, हम पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब आवश्यकता का दोहरा सहयोग। ठीक है, तभी मतलब ट्रेड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरे को एक डार्क मार्क कर लेने दो। ठीक है, जो ट्रेड है वो कब होगा, जब दोनों लोगों को ज़रूरत होगी। जैसे मान लो ए पर्सन है, ये मान लो मैं हूँ, और बी पर्सन है, ये मान लो आप हो। ठीक है, जैसे मेरे पास है ओनियन और आपके पास है टमाटो। अगर मेरे आपको टमाटो और ओनियन हम दोनों को चाहिए, जैसे आपको टमाटो चाहिए, आपको ओनियन चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए, तो ही हम दोनों का क्या हो सके है कि आपस में हम एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। और जैसे आप हो, आपको टमाटर की जगह चाहिए, आपको वीट चाहिए,
तो जबकि मेरे पास तो ओनियन है, तो हो नहीं पाएगा। तो ये हो नहीं पाएगा। तो अगर हम दोनों का जरूरत होगी तभी होगा, नहीं तो जो ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है कि सर्च एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सर्च एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर कैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो ए है, ये मैं हूँ, ठीक है। बी है, कोई भी मान लो, तो बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, मेरे पास वीट है, इसके पास मान लेते हैं राइस है, इसके पास मान लेते हैं टोमेटो है, इसके पास मान लेते हैं अनियन है, इसके पास मान लेते हैं क्या माने, इसके साथ मान लेते हैं कोई भी अदर, आप कोई प्रोडक्ट मान लो, लेडी फिंगर मान लो कि है। इसके बाद में इसके पास हम मान लेते हैं क्यूकम्बर है। ठीक है, ठीक है, या फिर ये मान लेते हैं चिली है इसके पास में। ठीक है, चिली। ठीक है, तो रुको, मेरे को इसको वापस सही करने दीजिए। ठीक है, इसके पास मान लेते हैं चिली है। ठीक है, तो मेरे को क्या है, मेरे को चाहिए अनियन चाहिए। तो पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इसके पास में जाके पूछता हूँ कि तेरे पास में अनियन है। वो कहता है नहीं है, तो हमारा ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा भी ये कहता है कि मतलब तेरे को ज़रूरत है कि वो वीट है, ठीक है, और तेरे पास में अनियन है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास में अनियन नहीं है, पर मेरे को वीट की ज़रूरत है, तो भी नहीं हो पाएगा। फिर हम मैं जाता हूँ इसके पास में, और मैं इसको कहता हूँ तेरे को वीट की ज़रूरत है और मुझे अनियन की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को वीट की ज़रूरत तो नहीं है, पर मेरे को राइस की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, पर फिर हम क्या करते हैं, फिर नहीं हो पाता ये। ठीक है, फिर अब मैं वापस जाता हूँ, इससे पूछता हूँ तेरे को वीट की ज़रूरत है, कहता नहीं है। नहीं है, यहाँ पे तो पहुँचना ही नहीं है, खैर उसके है। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस पी के पास में जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि तू मुझे राइस दे, मैं तुझे वीट देता हूँ, हम दोनों में होगा। फिर मैं इसके पास में जाऊँगा, फिर मैं कहूँगा तू मेरे से राइस ले ले, और फिर तू मेरे को क्या दे, ऑनियन दे दे। इस तरह होगा। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास मेरे जितने भी आने जाने की कॉस्टिंग होगी, रहने की कॉस्टिंग होगी, वो सब मेरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही इसका कहने का मतलब है कि जो रहने का खर्चा होगा, या फिर जो आपका सर्च की कॉस्ट होगी, कि आपके घूमने वगैरह की कॉस्ट होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसके कारण, वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण, या फिर जो बार्टर सिस्टम है उसके कारण। दूसरी बात, जो ऐसी वो चीज़ें मान लो, जैसे टमाटो हो गया, ठीक है, अनियन हो गया, और उसके बाद में पोटैटो हो गया। ठीक है, ये कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाती हैं। तो क्या आप इतने दिनों तक रख सकते हो क्या इसको, कि आप 10-10 दिन स्टोर कर लो, 20 दिन स्टोर कर लो, 50 दिन स्टोर कर लो? नहीं कर सकते यार इसको आप स्टोर। तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अगर ज़्यादा टाइम तक पड़ी रही तो क्या होगा, ख़राब हो गई, और इससे क्या होगा, इनका वैल्यू का लॉस होगा। चौथे पॉइंट में यही कहना चाहता है। और जो ये होता है फिफ्थ फोर्थ पॉइंट क्या है, जो ये थर्ड पॉइंट था, इसके अंदर क्या कहना चाहता है, वैल्यू का लॉस होता है। क्यों, क्योंकि जो खराब होने वाली चीज़ें होंगी वो जल्दी मतलब खराब हो जाएंगी नहीं यार, अगर ज़्यादा टाइम तक पड़ी नहीं रहेंगी। उसके बाद में क्या है कि डजेंट इंकरेज, ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। वेट अ मिनट। सो अब जैसे कोई भी हम मान लेते, हर कोई किसानी करेगा। मान के चलो, जैसे मेरे पास, मैं टमाटो ही करूँगा, आप हो, आप वीट उगाओगे। ठीक है, उसके बाद में कोई और है, वो पोटैटो उगाएगा। ठीक है, हम तीनों आपस में ही करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँगा थोड़े टमाटर तू मेरे से ले ले, ठीक है, और पोटैटो मेरे को दे दे। मैं कहूँगा थोड़े टमाटर तू मुझसे ले ले, और वीट थोड़ा सा मुझको दे दे। सेम ये भी यही करेगा, सेम ये भी यही करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम तीनों के पास में हो जाएंगे, टोमेटो, पोटैटो और वीट। ठीक है, ठीक है, इसके सेम इसके बाद टोमेटो, वीट, पोटैटो, टोमेटो, वीट, पोटैटो। क्या हम में से कोई भी ये चाहेगा क्या कि हम कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, साइंटिस्ट बने? कोई नहीं चाहेगा। हम कहेंगे हो ही तो रहे यार, खेती कर रहे हैं, ठीक है, मस्त एग्रीकल्चर, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमारा उसी से चल रहा है, हम तो नहीं करेंगे ये। तो क्या होगा, ये जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और डिवीज़न है लेबर का, उसको ये क्या करता है, कम करता है। अब सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं ये आगे का क्या सीन रहता है। ठीक है, अब हम
क्या देखेंगे, अब इसे फंक्शन देखेंगे किसके, ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम जैसे मनी के फंक्शन देखेंगे, ठीक है, मनी के या पैसे के कार्य, ठीक है। तो अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, वेट अ मिनट, मेरे को ये ठीक है, नहीं, हाँ, नो परफेक्ट। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, और फिर सेकेंडरी फंक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन के बाद में जितने बचेंगे उसे या तो हम थर्ड टर्शरी फंक्शन कह देंगे, या फिर क्या कह देंगे, कंटीजेंट फंक्शंस, यानी आप इसे मतलब यही कह सकते हो, टर्शरी फंक्शन ही कह दो, वो मच 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 इजियर रहेगा, ठीक है, आपके लिए। तो हम क्या है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, मनी के फंक्शंस। तो अब हमने क्या करना है, पहला हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन, फिर हम देखेंगे टर्शरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये मेज़र करेगा वैल्यू को, जैसे अब मान के चलो, अगर कोई आपको केजी है, ठीक है, या फिर लीटर है, अब इसका इसका कन्वर्जन आप सीधे थोड़ी ना कर सकते हो, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम कह देंगे 1 केजी है बराबर में 20 रुपये के इक्वल, और यहीं हम कह देंगे 1 लीटर भी जो है हमारे 20 रुपये के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 1 केजी बराबर 1 लीटर। तो इस तरह क्या हो गया, मेज़र कर दिया ना इसने वैल्यू कि जो 1 केजी की होगी वो 1 लीटर के इक्वल हो जाएगी। इस तरह ही आप मेज़र कर सकते हो इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। सिंपली मैं आपको सबसे सिंपल तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसका अदर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला तो हमने फंक्शन देख लिया, क्या है कि मेजर ऑफ, MOV, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी इसके फंक्शन क्या है, मतलब सेकेंडरी क्या, प्राइमरी के अंदर इसका जो सेकेंड फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर कैसे है कि आप कोई भी, जैसे मान के चलो, मैं आपको सीधे इसी के अंदर समझा देता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या है, बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मनी एज मीडियम, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे आप प्ले स्टेशन खरीद रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आप कोई ये मान लो डीओ खरीद रहे हो, यानी परफ्यूम, समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद में आप कोई पेन खरीद रहे हो, ठीक है, यानी कोई भी आप सर्विस खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, उसके लिए आप सीधे पैसे दे सकते हो। तो ये क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, इतने रुपए का इतना, इतने रुपए का इतना, इतने रुपए का इतना। सिंपली आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। ये याद रखना कि जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, टर्शरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन है क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है, मतलब मूल्य का संचयन। और सेकेंडरी फंक्शन मतलब सेकेंडरी फंक्शन का सेकेंड फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कोई भी चीज़ भेजनी है, पर पहले आप क्या, मतलब मान के चलो जो टोमेटो है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे आप रहते हो अ, ये मान लेते, आप देश के एक तरफ रहते हो, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं नागालैंड भेज सकता हूँ, क्या मैं मिज़ोरम भेज सकता था, क्या मैं मणिपुर भेज सकता था, ठीक है, मैं नहीं भेज सकता था। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ख़राब ही हो जाती ना यार, टोमेटो होते तो। पर अब क्या है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे मम्मी मैं पैसे भेज देता हूँ, मैं भेज रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ। अब पैसों का क्या है, मार्केट जाओ, मार्केट जाके आप खुद खरीद लो, क्या कर लो, बाई कर लो, बाई क्या कर लो, टोमेटो, ठीक है। तो ये आप बाई कर लो, तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ठीक है। आप पैसे भेजोगे, वो खुद जाके अपनी कोई भी पसंद की चीज़ ले लेंगे, तो आप पैसे भेज सकते हो, ठीक है। आप चीज़ भेजने की जगह उसके क्या बात किया, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब आप सीधे ले लेना EMI पे, कि आपके पास पे एक साथ पैसे नहीं है, कि मेरे को आज जैसे मान लो एक कार लेनी है, कार कितने की आती है, 10 लाख की आती है, 10 लाख की आती है। तो मैं क्या है, क्या मैं खरीद सकता हूँ कार आज, मैं तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं तो पहले क्या हूँ, जॉबलेस हूँ, क्या हूँ, जॉबलेस हूँ, ठीक है। तो क्या है, 10 लाख हम कार खरीदते हैं, तो क्या कार खरीद सकता हूँ, नहीं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं फिर कर देता हूँ स्टार्ट ट्रेडिंग, यूट्यूब स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी किया है,
ठीक है, मैं मानता हूँ मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दी, यूट्यूब से क्या आने लग गया, पैसा। तो अब क्या कार मैं कार खरीद सकता हूँ? हाँ मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, यस। ठीक है, पर क्या एक साथ सारे पैसे दे सकता हूँ? यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो 10 लाख है ही नहीं, मेरे पास तो है 10,000 रुपये। यूट्यूब इससे ज़्यादा तो क्या ही दे देगा। तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं 50,000 किसी और से ले लूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा मैं पहले मैं EMI पे लूँगा। कितनी? 1 लाख रुपए दूंगा मैं, 1 लाख रुपीज़। कब तक? 10 महीनों तक, 11th मंथ मान लेता हूँ क्योंकि हमारे क्या ब्याज होता है, 11 मंथ तक दूंगा। ठीक है, 11 मंथ तक देने के बाद में मुझे क्या है, मेरी कार मिल जाएगी। यस। ठीक है, तो इस तरह हम अलग अलग EMI पे पेमेंट करके ब्याज चुका के ये ले सकते हैं। उसके बाद में जितने भी फंक्शन बच गए, जैसे आप प्राइमरी आपने पढ़ गया कैसे मेजर ऑफ वैल्यू और, रुको 2 मिनट, मेजर ऑफ वैल्यू और क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन हमने क्या पढ़ा, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफ़र करने के लिए वैल्यू को यानी मनी को, और उसके बाद में क्या है, हमने पढ़ा डिफर्ड पेमेंट यानी कौन सी, EMI वाली पेमेंट। ठीक है, उसके लिए इसके हैं, और उसके बाद में जो भी बचेगा वो टर्शरी फंक्शन आ जाएगा। टर्शरी बोल ले तो क्या, कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन से अंदर कौन सा रह गया, बेसिक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद में एम्प्लॉइंग फैक्टर, प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल। मतलब आप कोई भी ये मान के चलो, कोई भी आप फैक्ट्री खोलते हो तो उसके अंदर क्या होगा, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मशीनरी भी चाहिए, तो उसके लिए जो कैपिटल होगी उसको क्या यूज़ करोगे, रुपीज़ को यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद में क्रिएशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी कोई भी स्कीम्स चलाती है। ठीक है, स्कीम्स चलाती है, और किसके पुअर जो होते हैं उनको क्या होती है, उनको बेनिफिट देती है। ठीक है, बेनिफिट देती है। तो उसके अंदर जितनी भी हो गया कि अमीरों से लिया पैसा टैक्स के अंदर और गरीबों में बांट दिया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी काम आता है क्या, रुपया। क्या आप चीज़ लेके गरीबों में बांट सकते हैं? क्या मर्सिडीज ले ली किसी अमीर ने, या फिर रोल्स रॉयल्स ले ली, या फिर हम ये मान के चलो फरारी ले ली, तो क्या वो लेकर के बांट देते हैं गरीबों में? नहीं बांट सकती थी। पर अब रुपया लेके क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। तो ये सिंपल सी बात होगी। या इसके क्या हो गए, टर्शरी फंक्शंस हो गए। उम्मीद है अब सभी को याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बेटा मिनट। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं आगे के फंक्शन इसके क्या है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है मनी का एवोल्यूशन, टाइप और कौन कौन सी, मतलब अब ये देखो मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप कौन कौन से है, जैसे मेटालिक मनी है, कम्युनिटी मनी है, पेपर मनी है, बैंक मनी है, और क्रिप्टो मनी है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी मनी आई, कम्युनिटी मनी। वेट अ मिनट, सबसे पहले कौन सी आई, कम्युनिटी मनी, फिर कौन सी आई, मेटालिक मनी, फिर आई पेपर मनी या फिएट मनी, फिर आई बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, फिर आई क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, याद रखना। और हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मनी में क्या होता था, अब कोई भी कम्युनिटी मान लो कि जैसे आयरन नेल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में कोको बीन्स होगी, वेल टीथ होगी, गोल्ड नगेट्स हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, एज अ रुपये यूज़ करते थे, एज अ पैसों के जगह पे हम क्या करते थे, वेल का तीत हो गया, WT। ठीक है, गोल्ड नगेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में कोको बीन हो गए, CB। ठीक है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते थे किसके अंदर, एज अ और रुपए के अल्टरनेटिव में। पर क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि क्या ये अच्छी चीज़ थी कि यूज़ करना? अरे बिल्कुल नहीं थी यार। क्यों? क्यों नहीं थी? अब ये देखो क्या है, पहला तो एक तो ये यूनिफॉर्म होती नहीं, आपको सीधे सीधे याद रखना है, प्योर भी नहीं होती। ठीक है, और जो फॉरेनर्स होते हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जल्दी ख़राब भी होती हैं। लाइक कैसे, अब मैं कहता हूँ जैसे वेल टीथ है, उसकी तो एक लाइफ होगी ना यार। ठीक है, उस लाइफ के बाद तो वो खराब ही होगा वेल टीथ। ठीक है, अगर जैसे टूट गया मान के चलो वेल का टीथ, तो किसी काम का नहीं रहा यार। ठीक है, और क्या वेल के सभी टीथ एक जितने होंगे क्या? नहीं होंगे। क्या गोल्ड नगेट होते हैं वो भी एक जितने होंगे? कोई 10 ग्राम का होगा, कोई हो सकता है 5 ग्राम का ही हो सकता है 5 ग्राम वाले में प्योरिटी ज़्यादा हो, 10 ग्राम वाले में हो ही ना। तो यही तो कह रहा है वो। ठीक है, और मान के चलो आज हम, मैं मान रहा हूँ कोको बीन हम यूज़ करते हैं इंडिया में, कोको बीन यूज़ कर लें, स्टार्ट कर देते हैं। कोको बीन हमने क्या हुआ, यूज़ करने हमने स्टार्ट कर दी, किसके अंदर, एज अ रूपी के लिए। पर हमारे देश में तो चल जाएगा, कि कंट्री में तो चल जाएगा। ठीक है, पर क्या फॉरेनर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कहेंगे तो हम क्यों इसे एक्सेप्ट करें, हमारे पास तो बहुत कोको होता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो रुपया ही चाहिए, या हमें चाहिए USD, यानी कौन सा, डॉलर।
ठीक है। तो इस तरह ये मैंने आपको इसे कमियां भी बता दी और क्या बता दिया मैंने, कम्युनिटी मनी भी बता दी। और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। क्या अंदर इसकी कोई वैल्यू है क्या? कि जैसे अगर एक गोल्ड कॉइन लेते हैं, मान के चलो हमने एक गोल्ड कॉइन ले लिया, ठीक है, कोई एक गोल्ड कॉइन ले लिया, ये 10 ग्राम का है, तो हमें पता है आज कि इसकी वैल्यू होगी अराउंड अराउंड 65,000 रुपये, ठीक है, यानी 65 के रुपीज़, ठीक है। बट जो टीथ होगा, क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या जो कोकोबीन है, क्या उसकी कोई वैल्यू है? अंदर नहीं है यार। तो इसलिए इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अंदर कोई, मतलब अंदर कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या, मेटालिक मनी, ठीक है। सेकंड चालू करते हैं, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में क्या कह रहा था ये, कि मेटालिक मनी क्या होता है कि देखो, या तो इसे कोई ट्रेडर या फिर किंग क्या होता है, स्टैंप करवाता है किसी गोल्ड नगेट के ऊपर यूनिफॉर्मली, और उसके ट्रस्ट पे ये जारी होते हैं। जो इंडो ग्रीक कोइंस थे, ठीक है, एंड कुशान जो किंग थे, उन्होंने जो गोल्ड इशू किए थे, वो सबसे कहते हैं सबसे बेस्ट थे। और उसके ऊपर क्या था, जैसे किंग जो है वो क्या कर रहा है, वीणा बजा रहा है, और क्या, एनिमल को शूट कर रहा है, शूटिंग एनिमल मतलब वो तीर से, ठीक है, और स्टैंडिंग विद वाइफ, और इस तरह के मतलब हमें सिक्के मिले हैं, ठीक है, किसके टाइम में। अब मैं ये मान के चलता हूँ कोई गोल्ड कोइन है, उसको अच्छे से डाला गया है कि हर एक गोल्ड कोइन होगा वो 10 ग्राम का होगा, और उसके ऊपर एक किसी होगी किंग की फोटो होगी, तो उसकी वैल्यू है यार, सिंपल सी बात है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यस। क्या वो, उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा यार? गोल्ड है, उसको तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, उसको तो अमेरिका भी कर लेगा, उसको तो इंग्लैंड भी कर लेगा, उसको ऑस्ट्रेलिया भी कर लेगा, उसको और कौन कौन से हो सकते हैं, उसको जापान भी कर लेगा, उसको फ्रांस भी कर लेगा, उसको जर्मनी भी कर लेगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और बस इतना ही था यार, और तो क्या ही होगा, ठीक है। सेकंड इसके अंदर क्या था कि जो मतलब दिल्ली सल्तनत के किंग है, उन्होंने क्या है, सिल्वर टका किया था, और शेर शाह सूरी उसने रुपया जो है सिल्वर कॉइन जो था जारी किया था, ठीक है। और जो अकबर है उसने मोहर जारी की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में क्या है कि कुछ जो है सो खुद से सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपको मतलब कॉइन्स वगैरह का होगा चैप्टर, तो पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, ऐसा नहीं है जरूरी है कि कोई मतलब अन अकेडमी के आप नोट से पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको विजन आई के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दृष्टि के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अदर देन इसके अलावा आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, मेटालिक मनी में क्या होता है, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन। अब फुल बॉडी कॉइन और क्या है, टोकन कॉइन हमें पढ़ना है, क्या होता है ये, मेटालिक मनी के अंदर आ गया, कौन सा, फुल बॉडी वर्सेस टोकन कॉइन। तो फुल बॉडी कॉइन क्या होता है, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो, या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो फेस वैल्यू से। जैसे आज एक 10 ग्राम का मैं गोल्ड कॉइन ले लेता हूँ, उसको कहता हूँ मैं कितने का, 2,000 रुपये के इक्वल है। तो या तो वो 2,000 रुपये के इक्वल होगा, या तो उससे ज़्यादा वैल्यू का होगा। ज़्यादा वैल्यू के इन द सेंस कि अभी मैं कह देता हूँ, अभी मैं 5,000 का उतार देता हूँ कोई गोल्ड कॉइन, 10 ग्राम का, क्या वो 5,000 का ही है क्या? नहीं यार, वो तो 65,000 का है एक्चुअलिटी में, समझ गए? अरे यार, वेट अ मिनट, ठीक है, ठीक, कितने होगा, 65 के रुपीज़ का। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो बराबर होगी इसके, या तो उससे ज़्यादा होगी। जबकि इसमें क्या होगा, टोकन कॉइन के अंदर, जैसे हमारा 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, हम 50 पैसे का सिक्का मान लेते हैं आज, या यूँ मान लेते हैं 200 रुपये का आज सरकार ने कोई सिक्का जारी कर दिया, या 20 रुपये का हम सिक्का मान लेते हैं जारी कर दिया, क्या उसकी कॉस्टिंग 20 रुपये आती है क्या? अरे उसकी कॉस्टिंग तो 5 या 7 रुपये ही आती होगी। तो कितने का हो, ये तो 5 या 7 रुपये का है। क्या आप मार्केट में इसको क्या होगा, सिर्फ मतलब आप इसको देखोगे मार्केट में, आप कहोगे कि मुझे इसे पिघला के बेचना है, पिघला के मैंने बेच दिया, ठीक है, मुझे तो कितने मिलेंगे, 5 या 7 रुपये मिलेंगे, मुझे तो 20 रुपये मिलेंगे ही नहीं। तो इसकी क्या है, इसमें क्या होती है, सस्ती सी धातु को यूज़ होगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो अमाउंट है, अगर जैसे आप मान लो कि आप सिक्के को पिघला दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी या तो बराबर वैल्यू निकलेगी, या तो 2,000 रुपये की वैल्यू निकलेगी, या तो 2,000 से ज़्यादा की वैल्यू निकलेगी। आपको सिंपल याद रखना है फुल बॉडेड कॉइन में। और इसके अंदर क्या होगी, अगर आपसे मान लो पिघला देते हो, ठीक है, और तो इसके अंदर क्या होगी, जितने का आपका सिक्का है, यानी 20 रुपये सिक्का है, तो उससे क्या होगी, कम ही वैल्यू निकलेगी, कितनी होगी, लेस देन वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है फुल बॉडेड कॉइन। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फुल बॉडेड कॉइन और टोकन कॉइन में क्या अंतर होता है।
वेट अ मिनट, हम आगे करते हैं इससे। ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं ये क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अंतर्भूत मूल्य। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रिकॉशियस मेटल कॉइन, ठीक है, और पेपर करेंसी। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे, प्रिकॉशियस मेटल कॉइन यानी धातु के सिक्के, और कौन से, वो भी प्रिकॉशियस हैं यानी जो कीमती धातु के सिक्के होते हैं वो, और ये कौन से, कागजी या मुद्रा वाले हैं, मतलब कागज के जो नोट चलते हैं हमारे वो। तो अब जो मेटल है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है कि मतलब या तो उसे किसकी तरह, मनी की तरह यूज़ कर लो, या तो उसे मेल्ट करके किसके अंदर यूज़ कर लो, मेकिंग कॉइन, ज्वेलरी वगैरह वगैरह यूज़ कर लो, जो मैंने ठीक आपको ऊपर बताया। जैसे देखो ये वाला था इंट्रेंसिक वैल्यू फुल बॉडेड कॉइन वो। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका कि अगर या तो आप उसे क्या करो, या तो आप उसे क्या करो, या तो आप उसे एज अ, जैसे 2000 क्या है, आज एक 2000 रुपये का गोल्ड कॉइन है, अपने मान लेते हैं एक 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, नया 6000 रुपीज़ का है, 6K रुपये का है। तो या तो, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये 6000 कितने है रुपए का है। तो या तो आप उसे क्या करो, या तो आप उसे रुपए की तरह यूज़ कर लो। ठीक है, या तो आप क्या करो, उसे ज्वेलरी बना लो। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी, मतलब उसके अंदर उतनी ही जितना उसके ऊपर प्रिंटेड है, मतलब 6000 रुपये प्रिंटेड है 6K, तो उतने ही वैल्यू का उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो गोल्ड डला हुआ है या मेटल है। तो ये इसके कहना चाहते हैं। ठीक है, बट पेपर करेंसी में क्या है कि आप उसे यूज़ कर सकते हो क्या, पेपर करेंसी को इस तरह यार डायरी की तरह थोड़ी ना यूज़ कर लोगे, उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर जो ऊपर की जो वैल्यू छपी हुई है वही उसकी वैल्यू है। उसकी कोई अंदर कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसने पिघलाया या उसको पेपर उसको कैसे, उसको आप डायरी की तरह उसने शुरू कर दिया, उसको आपने कोई नोट्स की तरह शुरू कर दिया, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है 2000 का नोट कम हो जाएगा वैल्यू। तो उसकी क्या है कि जो उसके पेपर की जो वैल्यू है वो तो मुश्किल से 2 रुपये की होगी। उसके बाद में प्रिंटिंग का खर्चा मान लेते 5 रुपये, और मान लेते उसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये का नोट लिखा हुआ है, तो क्या उसके 2000 की एक्चुअल वैल्यू है क्या, नहीं है। उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 10 रुपये एक्चुअल। पर हम किसके भरोसे लेते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे क्या करते हैं, उसको 2K का लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ कि इन प्रिकॉशियस मेटल कॉइन कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल, जो धातु के सिक्के बने होते हैं वो क्या गोल्ड या उसके हों, मतलब गोल्ड का जरूरी नहीं है, पर उनकी जो वैल्यू हो वो जितनी उसकी फेस वैल्यू है उसके बराबर हो। ठीक है, इतना ही याद रखना है प्रिकॉशियस मेटल में। और पेपर करेंसी में तो आप जानते हैं उसके इंटरन से कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे ऊपर जारी होती है। अब पेपर मनी के अंदर है, आगे हम आप पढ़ रहे हैं पेपर मनी, उसके अंदर क्या है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, नहीं है कोई, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे पे जारी हो रहे, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब फिएट मनी क्या होती है, पेपर मनी के अंदर ही है फिएट मनी। अब क्या है, इसके अंदर दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। पहला तो ये कोई फिजिकल करेंसी जैसे नोट हो गया या सिक्का हो गया यानी कॉइन हो गया। ठीक है, फिजिकल कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट, ठीक है, या वर्चुअल जैसे बिटकॉइन हो गया। ठीक है, ये या डिजिटल कॉइन हो गया, डिजिटल जैसे डिजिटल ई रूपी आता है, ई रूपी, छोटा ई आएगा यहाँ, ई रूपी। ठीक है, इस तरह डिजिटल हो गया। ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी कॉइन हो गया। ठीक है, ये होना चाहिए, इसकी फॉर्म में होना चाहिए। और सेकंड क्या है, इसे कोई भी किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ये इशू करे। किंग, क्वीन और सेंट्रल बैंक के साथ में कैसे इशू होगा, जैसे हमारा आरबीआई है, या तो वो इशू करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो आरबीआई इशू कर सकते हैं। और हम मान लेते हैं कोई ब्रिटेन ले लेते हैं या फिर, ठीक है, तो उसे क्या है, उसमें कौन इशू करेगा, उसमें वहाँ के, हम मान लेते हैं वहाँ की जो क्वीन है वो इशू कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में गवर्नमेंट का मान लेते हैं, हम यूएसए का मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लें, क्या वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम यूएसए ही मान लेते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इशू कर रही है। ठीक है, तो आरबीआई हमारे क्या कर रहा है, इंडिया में इशू कर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या कर रहा है, क्वीन इशू कर रही है, यूएसए में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है। तो इस तरह से कोई इशू करने वाला होना चाहिए जिससे उसकी मतलब कि भरोसा बना रहे उसका, तो वो क्या बन जाएगी, फिएट मनी हो जाएगी। ठीक है, या तो उसे क्या हो, पहला तो किसी फिजिकल फॉर्म में हो, वर्चुअल फॉर्म में हो, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, उसे किंग, क्वीन कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इशू करे, तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है फिएट मनी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
वेट अ मिनट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अब हमने देखना है जो गवर्नमेंट है उसके पास में क्या है, अप टू 1,000 रुपये एक क्वाइन और क्वाइन इशू कर सकता है कौन, गवर्नमेंट, किसके अंदर, पावर ऑफ किसके, क्वाइनेज एक्ट। ठीक है, इसको मैं डबल कोमा दे देता हूँ, क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर। ठीक है, प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है वो 50 पैसे से लेके 20 रुपये तक के कॉइन इशू करती है। 20 रुपये का जो कॉइन है वो 12 साइड पॉलीगन शेप का है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये रखना हो तो रख लेना, नहीं तो ठीक है ना यार। ठीक है, और जो है 1 रुपये का नोट इशू कर सकती है। 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है, वो कौन करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा। कौन, किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, ठीक है, वो इशू करता है 1 रुपये का नोट। ठीक है, और इसके ऊपर कभी भी ये देखना कि 1 रुपये के नोट के ऊपर आपको कभी भी ये नहीं लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे बियर वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लिखा होता। जबकि आरबीआई जो करता है वो कितने का, 1 रुपये से जितने भी ज़्यादा के जो नोट होते हैं, मोर देन 1 रुपये के, ठीक, कौन से नोट, ठीक है, कौन इशू करता है, वो करता है आरबीआई इशू। ठीक है, याद रखना है आपको। और जो करेंसी नोट, मतलब गवर्नर जो साइन करता है उसके ऊपर लिखा होता है, क्या होता है, आई पे प्रॉमिस टू पे बियरर। इसका मतलब क्या होता है, हम पहले ये देखें कि प्रॉमिस टू पे बियरर जो होता है, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका मान लो आपके पास 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये, अब तो 1,000 का नोट ही नहीं है, पहले इसको हटा देते हैं अपने। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास में कितना है, हमारे पास में है 500 का नोट, 500 रुपये का नोट है, और वो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो आरबीआई के पास में आप क्या होगा लेकर जाओगे, या जो सही भी नोट है तो आप क्या होगे आरबीआई के पास में लेकर जाओगे, तो आप कहोगे आरबीआई को कि मेरे को 200 रुपये, मतलब मेरे को 500 के नोट बदल के दो। तो क्या करेगा, आपको 200 रुपये के कितने, दो नोट और एक 100 रुपये का नोट दे सकता है। ठीक है, एक 100 रुपये का नोट दे सकते हैं। या फिर क्या करेगा, आपको 10-10 रुपये के 50 नोट दे देगा, 20-20 रुपये के 25 नोट दे देगा, 100-100 रुपये के 5 नोट दे देगा। इस तरह कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी क्या ही बनेगी। ठीक है, इस तरह हो सकता है कि आरबीआई ही कर सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 का ही नोट देगी, उससे ज़्यादा कर दे, तो आपको क्या करेगा, सिर्फ इतना करेगा कि हाँ मैं जितने आपकी, आप जितने आपका नोट था मैं सिर्फ उतने से ही एक्सचेंज करके दूंगा, उससे ज़्यादा या उससे कम से नहीं। ठीक है, याद रखना, ये होता है मतलब। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अब हमने पढ़ना है लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर क्या होता है, उसको तीन जो होती है कंडीशन, मतलब उसको दो कंडीशन ही फुलफिल करनी होती है। एक्चुअलिटी इसके अंदर इसमें तीन कंडीशन हो जाती है। पहला तो वो फिएट मनी होना चाहिए, फिएट मनी के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, उन दो कंडीशन होती है। पहला तो क्या होता है, वो किसी फिजिकल या वर्चुअल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉइन होगा, फिजिकल नोट होगा, वर्चुअल करेंसी होगी, बिटकॉइन होगा, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होगी, इन तीनों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, फिएट मनी के अंदर, फिएट मनी हम पहले पढ़ रहे हैं क्या होती है। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट, किंग, क्वीन, या फिर इसे क्या है कि कोई सेंट्रल बैंक इशू करे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा, एक फिएट मनी बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, अब ये हमारी पहली होगी, पहली के अंदर कितनी थी, दो कंडीशंस थी। सेकंड इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर आपको लीगल टेंडर बनाना है, आपके जो मतलब जो भी नोट है आपका, मान लें कि इंडिया के अंदर रुपी है, तो आपके हर ट्रांजेक्शन क्या आना चाहिए, कि अगर मैं 1 लाख का ट्रांजेक्शन करूँ, 1 लाख का ट्रांजेक्शन करूँ, ठीक है, 5 लाख का ट्रांजेक्शन करूँ, ठीक है, 10 लाख का ट्रांजेक्शन करूँ, ठीक है, उन सभी के अंदर ये वैलिड होना चाहिए नोट। तो हम, ठीक है, और उसे लेनदार क्या क्या मना नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं उस हिसाब से, ठीक है, कि कौन कौन सी, हमने तीन पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी हमारी फिएट मनी है वो है कि नहीं है, जो इंडियन रुपी है। ठीक है, हमारा इंडियन रुपी, कोई मेरे को दूसरा पेन सेलेक्ट करना, तो ये पेन सेलेक्ट करें।
रुको ये पेन सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो इंडियन रुपया है, नहीं ये दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ब्लैक पेन सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक की टर्न करते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडियन रुपी है, ठीक है, उसको क्या है, क्या वो फिजिकल फॉर्म में है? यस, ये फिजिकल फॉर्म में है। क्या उसे सेंट्रल बैंक किंग क्वीन में से कोई इशू करता है? करता है ना, हाँ यार। ठीक है, कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। कौन? सेंट्रल बैंक का जो हमारा आरबीआई, वो करता है। तो क्या हुआ, इशू करता है, तो क्या वही फिएट मनी है क्या? अगर ए कर रहा है कि हाँ कोई फिजिकल फॉर्म में है, बी कर रहे हैं हाँ ये कोई किसी किसी ने, किंग ने, क्वीन ने, सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने इशू किया, तो ये फिएट मनी बन गया। क्या ये लीगली वैलिड है कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अंडर द कॉइनेज एक्ट? ठीक है, हाँ, और आरबीआई एक्ट के अंदर वैलिड है। तो क्या हुआ, अगर कंडीशन ए वैलिड है मतलब, अगर कंडीशन सी वैलिड है, अगर कंडीशन डी वैलिड है, मतलब फिएट मनी हो गया, और क्या वैलिड है, तो क्या हुआ, लीगल टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। और इसी तरह डीमोनेटाइज जो नोट है, जो हमारे बंद हो चुके नोट हैं, वो फिजिकल फॉर्म में थे, हाँ, उसे आरबीआई ने इशू किया था, हाँ, तो क्या हुआ, फिएट मनी है। हाँ फिएट मनी है, पर क्या वो आप लेने के लिए बाध्य हैं, यानी आपको ज़रूरी है उसे लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ, लीगल टेंडर है? नहीं है। लीगल टेंडर मतलब होता है कि आप उसको यूज़ कर सकें डे टू डे यूजेस के अंदर, ये मान के चलिए। क्या डॉलर है, युआन है, एक्सेट्रा है, लीगल टेंडर है, फिजिकल फॉर्म में, हाँ है ना। क्या उसे बैंक इशू करता है? अरे ये आरबीआई इशू नहीं करता, पर उनकी गवर्नमेंट तो इशू करती है ना, तो हाँ, तो लीगल फिएट मनी है, फिएट मनी है। ठीक है, पर क्या वो आप ट्रांजैक्शन ले सकते हैं? ले सकते हो, तो अब आप लेते हो तो पता लगे। पर आज एक आप किसको कहो, किसी भी वेंडर को कहो कि वो खरीदेगा, वो कहेगा नहीं लेना मैंने, मेरे को तो रुपए ही चाहिए। तो रुपए ही चाहिए, तो क्या ये लीगल टेंडर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सेम इस तरह, जो आपका जी से का ट्रेजरी बिल है, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, अगर वो उसे बैंक इशू करता है, यस, तो ना तो ये फिएट मनी पहले ही कंडीशन नहीं हुई, तो क्या होगा, नहीं बना। ठीक है, इसी तरह शेयर बॉन्ड हो गया, क्या फिजिकल फॉर्म है? नहीं। इसमें सेंट्रल बैंक इशू करता है? नहीं। इसे क्या, पहली फॉर्म, पहला जो है हमारा फिएट मनी वाला, एफ एम लिख देते हैं इसे, फिएट मनी, क्या पहली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई, तो सेकंड कंडीशन से देखने का मतलब ही नहीं है, तो नहीं हुआ। ठीक है, हमने फिएट मनी का और लीगल टेंडर का दोनों का पढ़ दिया। इसके बाद में, ठीक है, हाँ, आपको अब ये पढ़ना होगा पढ़ लेना, अब आपको मैंने सिंपल बेसिक्स समझा दिए। ठीक है, बिटकॉइन क्या है, फिएट मनी है। ठीक है, बिटकॉइन इज नॉट अ फिएट मनी। ठीक है, या फिर मतलब इसे क्या, एल सल्वाडोर नाम का नेशन है, उसने क्या लीगल टेंडर घोषित कर दिया कि हाँ हम बिटकॉइन लेंगे, हम यूज़ करेंगे उसे एज अ डेली डेली करेंसी के अंदर। ठीक है, तो मान के चलते हैं। फिर क्या, फिएट मनी, यस, बट लीगल टेंडर अनलेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर किसके, मतलब आरबीआई को इसे ना कर दे तब तक वो लीगल टेंडर नहीं होगी। अभी तो कौन सा है, सिर्फ रुपए ही हमारे यहाँ का लीगल टेंडर। ठीक है, अब वी कैन यूज चेक क्रेडिट टू पे फी, सो दे आर नॉट फिएट मनी और लीगल टेंडर। अरे यार, कुछ सोचो, हम उसे फ़ी पे करते हैं, पर वो तो असल में तो रुपए ही होते हैं। ठीक है, जो उनके पास में जाएंगे, जैसे आप मान के चलो, एक टी कप है उसके 15 रुपये, दो टी कप है उसके 30 रुपये, तीन टी कप है उसके 45 रुपये हैं, और चार टी कप के इस तरह चलते रहेंगे। ठीक है, 60 रुपये हो जाएंगे। क्या आप ऐसे कर सकते हो, एक टी कप के एक चेक हो जाएगा, दो टी कप के दो चेक हो जाएंगे, तीन टी कप के तीन चेक हो जाएगा? तो नहीं होंगे, ये नहीं कर सकते यार। ये सिर्फ एक तरह इंस्ट्रूमेंट है कि आप उसको, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, ना कि खुद पैसा है। तो ये लीगल टेंडर है? नहीं, ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, अब ये चार्ट के अंदर है, बाकी मैंने समझा दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, तो अब लीगल टेंडर के अंदर हम बाकी कौन से पे हैं, पेज नंबर 14। तो इसके अंदर लीगल टेंडर के अंदर लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड लीगल टेंडर में कौन से होते हैं, ये जैसे नाम से पता लग रहा है, जो लिमिट में आपको दे किसी को दे सकते, और अनलिमिटेड है ना, जितना मर्जी दो यार किसी को भी पैसा। ठीक है, क्या है, एक हद से ज़्यादा देने पर इसे, मतलब जो स्वीकार करने वाला होता है, या जो एक्सेप्टिंग जो मतलब पेमेंट होता है, रिसिपेंट होता है। रिसिपेंट का मतलब इन द सेंस कि जो भी आपका रिसीव करने वाला है, वो मतलब क्या होगा, इसे मना कर देगा कि आप 1 रुपये का कॉइन दोगे, आप मुझसे 10 लाख रुपये ले यार, 10 लाख थोड़ी ना ले सकता हूँ मैं, तो मैं क्या कहूँगा, मना कर दूंगा, मैं कहूँगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिटेड लीगल टेंडर में 1 रुपये हो गया, 5 रुपये सिक्का हो गया, ठीक है, या 2 रुपये हो गए, या मतलब कोइन आप मान सकते हो। ठीक है, वो जितने भी है, तो क्या है, कॉइनेज एक्ट के अंदर, और मतलब जितने भी चीज़ें, और पेपर जो नोट है, ठीक है, 1 रुपये इसकी कागजी नोट, ठीक है, वो कॉइन रुपी 1 एंड अबव अप टू 1000, ठीक है,
कर सकते हो आप 1000 तक। 50 पैसे की 20 इंटू कॉइन अप टू 10, ठीक है। और बिलो 50 पैसे क्या कि 2011 के बाद में 50 पैसे से नीचे वाला हमने हटा दिया है। सो 10 पैसा 25 पैसा आर नॉट लीगल टेंडर, कि क्या है कि अब उनका यूज़ नहीं कर सकते, उनको हटा ही दिया है सर्कुलेशन से। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, 5 लाख देने 5 लाख दो, 10 लाख देने 10 लाख दो, 20 लाख देने 20 लाख दो, ठीक है। पर क्या है कि, ठीक है, इसने क्या किया, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जितने भी नोट हैं सबके सब लीगल टेंडर हैं जब तक कि उन्हें डिमोनेटाइज ना कर दिया जाए, ठीक है। और इसको जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ये है कि एक हद तक ही यूज़ होता है, उसके बाद में आपको पैसा जो होता है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह इनसे देना पड़ता है एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब यहाँ पे क्या है, करेक्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर या मनी, ठीक है। द मनी विच, आप, मैं ये कहूँगा आप इसको एक बार खुद सोल्व करें, ठीक है। नहीं होगा तो हम कल सोल्व करवाएंगे इन दोनों को। इसका तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मतलब 50 पैसे अभी हमने कहीं पढ़ा था, देख रहे हो ऊपर, ठीक है। तो आप इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये कर सकते हो। और नॉट अ लीगल टेंडर ये भी हमने पढ़ा है, तो अब आपको देख लेना है, ठीक है। और आरबीआई के अब हम ये एक ऐप पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने क्या कि ब्लाइंड जो लोग हो गए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ये आरबीआई की ऐप है। तो क्या है कि लगभग लगभग हमारे क्या है देश के अंदर 80 लाख लोग क्या है ब्लाइंड है। तो उनको अब नोट आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये भी दिक्कत है। खासकर जो ओल्ड सीरीज के नोट थे, ठीक है, उसके क्या था, स्क्वायर था किसके 50 रुपए का नोट के ऊपर, ट्रायंगल था 100 रुपए का नोट के ऊपर, ठीक है। ये सब कुछ थे। अब जो न्यू गांधी सीरीज के नोट्स हैं उसके ऊपर क्या है, लाइन्स हैं, आप देखोगे गौर से, कभी कभी इस जगह पे आपको क्या होगी, लाइन्स मिलती हैं यहाँ पे, इस तरह करके को लाइन्स मिलेंगी, ठीक है। वो लाइन्स क्या है उसके थ्रू पहचाना जाता है कि कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, सो मैनी वैरायटी ऑफ नोट। और जो मतलब इस तरह की जो होगी, किसी के ऊपर 5 है, किसी के ऊपर 10 है, किसी के ऊपर 2 है, ठीक है। इस तरह करने तो कितने के लोग याद रख लेंगे कि यार जो ब्लाइंड है वो कितना याद रख लेगा, नहीं रख सकता। तो उसके लिए क्या है कि आरबीआई ने क्या है, ये मनी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ किया है। किसके लिए, ताकि वो क्या नोट आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। एनआई मतलब नोट आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या करेंगे, जो आपका मोबाइल का कैमरा होगा उसे आइडेंटिफाई करेगा, क्या चाहे हाफ फोल्डेड नोट भी हो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। और जो क्या है ऑडियो करेगा कि 10 रुपये का नोट है 50 रुपये का नोट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में वर्क करता है। बट ये क्या कि अगर कोई नोट फेक भी है ना तो उसको भी 50 रुपये का नोट बताएगा। और कोई नोट मान लीजिए जैसे फेक है और 100 रुपये का है तो उसको भी क्या कहेगा 100 रुपये का नोट है। तो इस तरह कोई पकड़ने का उसके अंदर नहीं है। इफ़ यूज़र इज़ बोथ ब्लाइंड एंड डेफ, ठीक है, तो उसके लिए जो है उसके लिए क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे 50 रुपये का नोट है तो 2 बार वाइब्रेट करेगा, 100 रुपये का नोट है तो 3 बार वाइब्रेट करेगा, ठीक है। हाँ, 500 रुपये का नोट है तो 5 बार वाइब्रेट करेगा। इस तरह करके ये वाइब्रेट करता है। अब करेंसी नोट की जनरल ये नॉलेज है, ये आपको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये किनसे के अंदर कौन सा है, कौन से के अंदर कौन सा है, नेशनल सिंबल है वो कौन सा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये सब आपको खुद को याद करना पड़ेगा। आई प्रोमिस टू पे बियर, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं इसको कल करवा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपने पढ़ेंगे कल। अब अब देखते हैं, ठीक है। तो सो ऑल द बेस्ट। और हम ये सोच रहे हैं कि लगभग लगभग इसको 2.5 मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी इकोनॉमिक्स। देन हम जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ये कर लेंगे। देन हम अदर भी देखते हैं सब्जेक्ट, हम सारे करके इस बार मतलब प्रीलिम्स के लिए बेस्ट बैठेंगे और टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ हम सोल्व कर देंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।